तो आज इस गहन विश्लेषण यानी इस डीप डाइव में ना हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो जो सच में हर किसी की जिंदगी से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। पैसा। हाँ, पैसा एक ऐसी चीज जिसके बारे में हर कोई लगातार सोचता है। बिल्कुल। और आज की हमारी इस बातचीत का जो केंद्र है वो है मॉर्गन हाउसल की बेहद मशहूर किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी। यानी पैसों का मनोविज्ञान। वही। और इस किताब से जो सोर्स मटेरियल हमारे पास है वो एक ऐसी सच्चाई की तरफ इशारा करता है जो आमतौर पर किसी स्कूल या किसी कॉलेज में नहीं सिखाई जाती। इस विश्लेषण का मुख्य लक्ष्य ही ये समझना है कि पैसों के मामले में सफल होना कोई हार्ड साइंस नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये कोई गणित का फॉर्मूला नहीं है, या फिर ये इस बात का सबूत भी नहीं है कि किसी का आईक्यू बहुत हाई है, बल्कि ये एक सॉफ्ट स्किल है। एक ऐसी स्किल जो पूरी तरह से हमारे व्यवहार और आचरण पर निर्भर करती है। तो चलिए इसको थोड़ा खोल कर देखते हैं। हाँ, जरूर। क्योंकि हम सब अक्सर यही सोचते हैं ना कि जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, जिनके पास फाइनेंस की बड़ी बड़ी डिग्रीज होती हैं, वो पैसों के मामले में आम लोगों से हमेशा बेहतर होते हैं। हम बचपन से यही सुनते आए हैं कि फाइनेंस एक प्योर मैथ और लॉजिक का विषय है, जहां सिर्फ नंबर्स और स्प्रेडशीट्स ही सब कुछ होते हैं। पर सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। सही कहा आपने। ये सच्चाई बिल्कुल अलग है। और ये विषय इसलिए इतना जरूरी हो जाता है क्योंकि हम सब बचपन से यही मानकर बड़े होते हैं कि पैसा कमाना और उसे बढ़ाना सिर्फ और सिर्फ नंबर का खेल है। हाँ, मैथ्स लगता है सबको। एग्जैक्टली। लेकिन रियलिटी में देखा जाए तो पैसा कमाना और सबसे जरूरी बात, उस पैसे को लंबे समय तक बनाए रखना, ये हमारे दिमाग से कहीं ज्यादा हमारी भावनाओं का खेल है। हमारे लालच, हमारे डर और हमारी आदतों का खेल है। आदतें बहुत मायने रखती हैं। बिल्कुल। एक इंसान जो नंबर्स में जीनियस हो सकता है, मतलब जो हर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन सेकंड में कर ले, वो आर्थिक रूप से पूरी तरह बर्बाद हो सकता है अगर उसका अपने व्यवहार पर नियंत्रण नहीं है। ये चर्चा हमें यही सिखाती है कि फाइनेंशियल सक्सेस इस बात पर निर्भर नहीं करती कि कोई व्यक्ति कितना स्मार्ट या इंटेलिजेंट है, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि जब पैसा हाथ में आता है तो उस व्यक्ति का आचरण कैसा होता है। और इसी व्यवहार और आचरण को ना थोड़ा और गहराई से समझने के लिए सोर्स मटेरियल ने एक बेहद हैरान कर देने वाली कहानी दी गई है। एक ऐसी कहानी जो सच में किसी को भी सोचने पर मजबूर कर देगी। हम बात कर रहे हैं दो बिल्कुल ही अलग लोगों की। रोनाल्ड रीड और रिचर्ड फुस्कोन। हाँ, तो कहानी की शुरुआत करते हैं रोनाल्ड रीड से। अब ये एक निहायत ही साधारण व्यक्ति थे, एक हम्बल जैनिटर यानी सफाई कर्मचारी और एक गैस स्टेशन अटेंडेंट। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक बेहद साधारण और शांत तरीके से बिताई। गैस स्टेशन पर गाड़ियां ठीक की, फर्श पर झाड़ू लगाई। लेकिन जब 92 साल की उम्र में उनका निधन हुआ तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। हैरान होना बनता भी था, क्योंकि उनकी संपत्ति $8 मिलियन थी। $8 मिलियन एक साधारण जेनेटर के पास। बेल्ट लो। अब कोई भी सोचेगा कि शायद उन्होंने कोई बड़ी लॉटरी जीत ली होगी या उन्हें कहीं से कोई खजाना मिल गया होगा। लेकिन नहीं, उन्होंने ऐसी कोई लॉटरी नहीं जीती थी। उनका राज बहुत ही सिंपल था। उन्होंने बस लगातार अपनी छोटी सी आमदनी में से बचत की और दशकों तक बिना रुके ब्लू चिप स्टॉक्स में अपना पैसा निवेश किया। और यहाँ ब्लू चिप स्टॉक्स का मतलब ऐसी बड़ी और भरोसेमंद कंपनियां हैं जिनका बिजनेस ट्रैक रिकॉर्ड बहुत मजबूत होता है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात ये थी कि निवेश करने के बाद उन्होंने उस पैसे को छुआ तक नहीं, बस समय के साथ उसे बढ़ने दिया। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस कहानी के ठीक विपरीत दूसरी तरफ हमारे पास रिचर्ड फुस्कोने का उदाहरण है। हाँ, उनका बैकग्राउंड तो बिल्कुल ही अलग था। जमीन आसमान का फर्क था। ये एक हाईली एजुकेटेड व्यक्ति थे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए और मेरिल लिंच जैसी दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल फर्म्स में से एक के टॉप एग्जीक्यूटिव। मतलब टॉप ऑफ द लाइन फाइनेंशियल नॉलेज थी उनके पास। एग्जैक्टली। उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड किसी भी आम इंसान से 1000 गुना ज्यादा था। उनके पास एक विशाल महल था, लेकिन उस शानदार लाइफ को मेंटेन करने के लिए और दिखावा करने के लिए उन पर भारी कर्ज भी था। कर्ज ले रखा था उन्होंने। और नतीजा क्या हुआ? जब 2008 का आर्थिक संकट आया, यानी ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जब हिट हुआ, तो मार्केट थोड़ा गिरा और ये हार्वर्ड ग्रेजुएट एग्जीक्यूटिव पूरी तरह से दिवालिया हो गए। बैंकरप्ट हो गए। हाँ, उनका महल नीलाम हो गया और वो पूरी तरह बैंकरप्ट हो गए। ये वाकई एक सोचने वाली बात है। एक तरफ सफाई कर्मचारी के पास $8 मिलियन की संपत्ति
और दूसरी तरफ एक टॉप फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव का ऐसे बैंकरप्ट हो जाना, ये एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। बिल्कुल बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। समाज में आमतौर पर ऐसी चीजें देखने को कहाँ मिलती हैं? वही तो, दुनिया का कोई दूसरा ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां एक आम इंसान जिसके पास कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग या डिग्री ना हो, वो एक टॉप टियर एजुकेटेड प्रोफेशनल को इस तरह पीछे छोड़ दे। एक पल के लिए सोचिए, क्या कभी ऐसा होगा कि एक साधारण सफाई कर्मचारी किसी ट्रेंड हार्ट सर्जन से बेहतर सर्जरी कर ले, नहीं, बिल्कुल नामुमकिन है। या किसी एक्सपीरियंस्ड आर्किटेक्ट से बेहतर बिल्डिंग डिजाइन कर ले? नहीं ना। लेकिन फाइनेंस में ऐसा होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि फाइनेंस में, जैसा कि हमने शुरू में बात की, आचरण और व्यवहार मैथ पर भारी पड़ते हैं। एक जीनियस जो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो देता है, जैसे लालच या दिखावे के चक्कर में आकर अपनी औकात से ज्यादा भारी कर्ज लेना, वो एक फाइनेंशियल डिजास्टर बन सकता है। वहीं दूसरी तरफ, बिना किसी खास आर्थिक डिग्री वाला एक आम इंसान सिर्फ अपने सही व्यवहार, धैर्य और डिसिप्लिन से अपार संपत्ति बना सकता है। मतलब फुस्कोने के पास एजुकेशन थी पर व्यवहार ठीक नहीं था, जबकि रीड के पास एजुकेशन भले ही कम थी पर उनका व्यवहार बिल्कुल सटीक था। सटीक था, एकदम पॉइंट पर। ये सच में एक आंखें खोल देने वाली बात है कि बिहेवियर ही आखिर में तय करता है कि पैसा टिकेगा या नहीं। पर मैं सोच रही थी, सिर्फ व्यवहार ही तो सब कुछ नहीं होता ना। जिंदगी में और भी कई ऐसे अदृश्य पहलू होते हैं जिन्हें आसानी से नजरअंदाज कर दिया जाता है। जैसे कि? और यहाँ आकर ना बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। हम जब भी किसी सफल व्यक्ति को देखते हैं, खासकर किसी बड़े बिजनेसमैन को, तो दिमाग तुरंत यही मानना शुरू कर देता है कि उसकी सफलता 100% उसकी मेहनत, उसके टैलेंट और उसकी क्षमता का ही नतीजा है। हाँ, हम सक्सेस को मेहनत से जोड़ देते हैं पूरी तरह। हम किसी की सफलता को पूरी तरह से उसकी काबिलियत का आईना मान लेते हैं, लेकिन इस चक्कर में एक बहुत ही शक्तिशाली ताकत को भूल जाते हैं, और वो है किस्मत, यानी लक। लक बहुत बड़ा फैक्टर है ये। आमतौर पर किस्मत के पहलू को अपने दिमाग से इसलिए निकाल दिया जाता है क्योंकि ऐसा लगता है कि किस्मत की बात करना उस व्यक्ति की मेहनत का अपमान है। पर सच्चाई ये है कि किस्मत और जोखिम, यानी लक और रिस्क, दोनों का बराबर का हिस्सा होता है। ये एक बहुत ही आम भ्रम है जिसे हम इल्यूजन ऑफ कंट्रोल भी कह सकते हैं। इंसान को हमेशा लगता है कि दुनिया पूरी तरह से उसके नियंत्रण में है और जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ उसके एक्शंस की वजह से हो रहा है। इस भ्रम को तोड़ने के लिए सोर्स मटेरियल में बिल गेट्स का एक बहुत ही सटीक उदाहरण दिया गया है। बिल गेट्स का? हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं है कि बिल गेट्स एक जीनियस हैं। उनका दिमाग बेहद तेज है और उन्होंने अपने विजन को पूरा करने के लिए बेहिसाब मेहनत की है। लेकिन उनकी कहानी में किस्मत का एक ऐसा बड़ा हाथ है जिसे अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है। वो कैसे? बात 1968 की है। बिल गेट्स दुनिया के उन गिनती के टीनेजर्स में से एक थे जिन्हें अपने हाई स्कूल में एक टॉप टियर कंप्यूटर का अनलिमिटेड एक्सेस मिला था। 1968 में? उस वक्त तो कंप्यूटर्स बहुत रेयर होते थे। बहुत ज्यादा रेयर। दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के पास भी ऐसे एडवांस कंप्यूटर्स नहीं होते थे, लेकिन उनके लेक साइड स्कूल के पास था। और वो कैसे आया? क्योंकि उनके स्कूल की मदर्स क्लब ने अपने चंदे से उसे खरीदा था। ओह, मतलब स्कूल के बजट से भी नहीं? नहीं, ये शुद्ध रूप से किस्मत थी। अगर हम इस पर थोड़ा और गौर करें तो उस वक्त दुनिया में लाखों करोड़ों हाई स्कूल स्टूडेंट्स थे। उनमें से कुछ ही ऐसे थे जिन्हें कंप्यूटर देखने को मिला, और उनमें से भी बिल गेट्स उन चंद लोगों में से एक थे जिन्हें उस पर दिन रात प्रैक्टिस करने का मौका मिला। एग्जैक्टली। अगर वो उस एक खास हाई स्कूल में नहीं पढ़ रहे होते जहां वो कंप्यूटर अवेलेबल था, तो शायद आज दुनिया में माइक्रोसॉफ्ट नाम की कोई कंपनी ही नहीं होती। बिल्कुल मुमकिन है। उनकी मेहनत अपनी जगह है, लेकिन वो जो राइट प्लेस एट द राइट टाइम वाली बात है ना, वो पूरी तरह किस्मत थी। हाँ, टाइम और प्लेस का सही होना। और इस चर्चा से एक बहुत बड़ी चेतावनी निकल कर आती है जिसे समझना बहुत जरूरी है। हम लोग अक्सर इलॉन मस्क, वॉरेन बफे या बिल गेट्स जैसे विशिष्ट और बेहद सफल व्यक्तियों की बिल्कुल हूबहू नकल करने की कोशिश करते हैं। कॉपी पेस्ट करने की कोशिश। हाँ, लोगों को लगता है कि अगर वो उनकी तरह डेली रूटीन अपनाएंगे या उनकी तरह सुबह जल्दी उठेंगे तो वो भी उनके जितने ही अमीर बन जाएंगे। लेकिन इस दौड़ में लोग सबसे बड़ी बात भूल जाते हैं कि हम उनकी किस्मत की नकल नहीं कर सकते। किस्मत को कॉपी नहीं किया जा सकता। सही बात है। उनके आसपास जो सर्कमस्टांसेस थे, जो समय का पहिया था और जो हालात थे, उन्हें कॉपी नहीं किया जा सकता। इसलिए किसी एक खास एक्सट्रीम सफल आदमी को कॉपी करने के बजाय सफलता के व्यापक और आम पैटर्न्स को अपनाना बेहतर है। आम पैटर्न्स मतलब जैसे पैसे बचाना, लगातार अपनी फील्ड की किताबें पढ़ना, अपनी आमदनी से कम खर्च करना और धैर्य रखना।
ये ऐसी आम आदतें हैं जो किसी के लिए भी काम कर सकती हैं, चाहे उनकी किस्मत बिल गेट्स जैसी चमके या ना चमके। ये एक बहुत ही सॉलिड और प्रैक्टिकल पॉइंट है। एक आम रास्ते पर चलना जहां सफलता के चांसेस ज्यादा हों और एक्सट्रीम लक पर पूरी तरह निर्भर न रहना पड़े। बिल्कुल। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक और सवाल पैदा होता है। जब लोग एक बार इस सफलता की सीढ़ी पर चढ़ना शुरू कर देते हैं तो वो अचानक भटक क्यों जाते हैं? भटक जाते हैं? आप किस संदर्भ में कह रही हैं? मेरा मतलब रजत गुप्ता की कहानी से है। उनकी कहानी सुनकर लगता है कि इंसान का दिमाग हमेशा सर्वाइव या कॉन्कर करने के मोड में ही रहता है, इसलिए लगता है कि जितना जमा कर लें उतना कम है। ये कहानी जाहिर करती है कि कभी काफी नहीं, यानी द ट्रैप ऑफ नेवर इनफ का जाल कितना खतरनाक होता है। रजत गुप्ता, हाँ, ये एक बहुत ही ट्रैजिक कहानी है। रजत गुप्ता की कहानी बिल्कुल किसी हॉलीवुड फिल्म की तरह लगती है, पर यह एक सच्चाई है। वो एक अनाथ थे जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से इतनी आगे बढ़ने की हिम्मत दिखाई कि वो ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म मैकेंजी के सीईओ बन गए। सीईओ बनना कोई छोटी बात नहीं है। और उनकी खुद की अकेले की संपत्ति $100 मिलियन से अधिक हो चुकी थी। वो दुनिया के सबसे ताकतवर बोर्डरूम्स में बैठते थे। किसी भी आम इंसान के लिए इतना पैसा और ऐसी पावर आने वाली कई पुश्तों के लिए काफी थी। लेकिन उनके लिए ये काफी नहीं था। वो वहां रुके नहीं, क्योंकि उन्हें अरबपति यानी बिलियनर बनना था। और यही वो पॉइंट है जहां दिमाग पर लालच हावी हो जाता है। उनके पास दुनिया की हर सुख सुविधा थी, शोहरत थी, इज्जत थी, लेकिन और ज्यादा पैसे कमाने की ऐसी अंधी लालच पैदा हुई कि उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग जैसा गंभीर आर्थिक जुर्म किया। इनसाइडर ट्रेडिंग, इसे थोड़ा आसान शब्दों में समझाएंगे। जरूर। देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी बड़ी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में होता है तो उसके पास ऐसी खुफिया जानकारी होती है जो आम पब्लिक को नहीं पता होती। उस जानकारी का फायदा उठाकर शेयर मार्केट में पहले से पैसा लगा देना और मुनाफा कमाना गैर कानूनी होता है। इसे इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। अच्छा, तो उन्होंने अपने पद का गलत फायदा उठाया? बिल्कुल। रजत गुप्ता ने यही किया। उन्होंने कॉन्फिडेंशियल कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन को लीक किया ताकि उन्हें और ज्यादा आर्थिक फायदा हो सके। नतीजा ये हुआ कि वो पकड़े गए, उन्हें जेल जाना पड़ा और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई हुई शोहरत और इज्जत को हमेशा के लिए मिट्टी में मिला दिया। एक ऐसी पोजीशन पर पहुंचने के बाद जहां किसी के पास सब कुछ हो, वहां ऐसी गलती करना सच में थोड़ा समझ से बाहर लगता है। आखिर इंसान ऐसी चीज के पीछे क्यों भागता है जिसके ना मिलने से उसकी जिंदगी पर कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला था? यही तो इस मनोविज्ञान की सबसे बड़ी सच्चाई है। सोर्स मटेरियल इस पर एक बहुत ही सिंपल पर बहुत ही गहरा नियम पेश करता है। नियम यह है कि जो हमारे पास है और जिसकी हमें जरूरत है, उसे ऐसी चीज के लिए जोखिम यानी रिस्क में डालने का कोई तुक नहीं बनता जो हमारे पास नहीं है और जिसकी हमें असल में कोई जरूरत भी नहीं है। वाह, ये सच में एक डीप पॉइंट है ना? रजत गुप्ता के पास $100 मिलियन थे, जो उनकी जरूरत और किसी भी ऐशो आराम के लिए काफी से भी बहुत ज्यादा थे। लेकिन उन्होंने उस पूरे $100 मिलियन और अपनी रेपुटेशन को ऐसी चीज के लिए दांव पर लगा दिया जो उनके पास नहीं थी, यानी बिलियंस ऑफ डॉलर्स, और जिसकी उन्हें असल में कोई जरूरत भी नहीं थी। सिर्फ एक स्टेटस के लिए? हाँ, इस विश्लेषण के अनुसार सबसे मुश्किल आर्थिक स्किल पैसा कमाना नहीं है, बल्कि अपने लक्ष्य को, अपने गोल पोस्ट को आगे बढ़ने से रोकना है। लेकिन देखिए, ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन रोजमर्रा की आदत में इसे उतारना बहुत मुश्किल काम है। जैसे दिखावे से बचना या लालच को रोकना, क्योंकि समाज का दबाव भी तो बहुत ज्यादा होता है ना। हम आसपास देखते हैं कि अगर पड़ोसी ने नई गाड़ी ले ली तो पता नहीं क्यों खुद को अमीर महसूस करना ही बंद हो जाता है। सही कहा आपने। और इसीलिए इंसान को खुद को ये कहना सीखना पड़ता है कि ये काफी है। लोग सामाजिक तुलना यानी सोशल कंपैरिजन में फंस जाते हैं। सोशल कंपैरिजन, हाँ। जब एक करोड़पति एक अरबपति को देखता है तो उसे अपनी दौलत अचानक से कम लगने लगती है। लेकिन सामाजिक तुलना एक ऐसी लड़ाई है जिसमें जीत कभी नहीं मिलती। किसी के पास हमेशा किसी ना किसी से ज्यादा ही होगा। ये एक एंडलेस लूप है। एग्जैक्टली। अगर किसी ने काफी है बोलना नहीं सीखा तो वो हमेशा एक ऐसी रेस में भागता रहेगा जिसका कोई अंत नहीं है, और आखिर में वो थक कर या कोई बड़ी गलती करके सब कुछ खो देगा। वाकई काफी है समझना एक ऐसी मेंटल ब्लॉक और सॉफ्ट स्किल है जो पूरी जिंदगी को एक ठहराव दे सकती है। अब इस लालच की रेस से बाहर निकलकर
एक और ऐसी अदृश्य शक्ति की बात करते हैं जो वेल्थ बिल्डिंग का शायद सबसे बड़ा राज है। आप कंपाउंडिंग की बात कर रही हैं? हाँ बिल्कुल, कंपाउंडिंग का जादू। जब भी निवेश या इन्वेस्टिंग की बात आती है तो सबसे पहला नाम किसका आता है? वॉरेन बफेट का। अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ इन्वेस्टिंग। और हमारी आम धारणा यही होती है कि उनकी सफलता का राज उनका बेहद तेज दिमाग और सही कंपनी चुनने की एक्स्ट्रॉर्डनरी क्षमता है। लोगों को लगता है कि उन्हें शेयर मार्केट का कोई ऐसा जादू या फॉर्मूला पता है जो बाकी पूरी दुनिया से छिपा हुआ है। लोग सच में यही मानते हैं कि उनके पास कोई सीक्रेट सॉस है। लेकिन इस डीप डाइव के सोर्स मटेरियल में एक ऐसी हैरान करने वाली सच्चाई उजागर की गई है जो इन सारी आम धारणाओं को पूरी तरह तोड़ देती है। वो सच्चाई क्या है? वॉरेन बफेट बेशक एक बेहतरीन निवेशक हैं, लेकिन उनकी उस विशाल दौलत का सबसे बड़ा राज उनकी इन्वेस्टिंग स्किल नहीं, बल्कि एक और चीज है। और वो है वक्त, यानी टाइम। वक्त। हाँ, उन्होंने सिर्फ 10 साल की उम्र में अपना निवेश करना शुरू कर दिया था। लेकिन यहाँ सबसे हैरान करने वाला तथ्य ये है कि उनकी टोटल नेटवर्थ या विशाल संपत्ति का 95% हिस्सा उनके 65वें जन्मदिन के बाद आके उन्हें मिला। 95%? 65 साल की उम्र के बाद। हाँ, ये नंबर सुन के अजीब लगता है ना? बहुत अजीब लगता है। यानी उनकी सफलता इस बात पर उतनी निर्भर नहीं थी कि उन्होंने शुरुआती दिनों में कितना बड़ा रिस्क लेकर हाई रिटर्न्स कमाए, बल्कि इस बात पर थी कि उन्होंने लगातार कई दशकों तक बिना रुके अपने पैसे को मार्केट में टिके रहने दिया। बिल्कुल। यहाँ पर उस कंपाउंडिंग के जादू को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। कंपाउंडिंग का मतलब सिर्फ हर महीने पैसे बचाना थोड़ी है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ किसी निवेश पर मुनाफा मिलता है और फिर वो मुनाफा भी आगे चलकर अपने ऊपर और मुनाफा कमाता है। एक के ऊपर एक जुड़ता जाता है। हाँ, एक तरह से पैसा बलता चला जाता है। और शुरुआती दौर में ये बहुत छोटा लगता है, पर लंबा वक्त मिलने पर ये एक विशाल रूप ले लेता है। सटीक समझाया आपने। और यही निवेश का सबसे जरूरी नियम भी है। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि अच्छा निवेश हमेशा साल दर साल सबसे बड़े और सबसे हाई रिटर्न्स पाने के बारे में होता है। लोग चाहते हैं कि उनका पैसा हर साल 40 या 50% बढ़ जाए। हाँ, सबको जल्दी अमीर बनना है। लेकिन सच्चाई ये है कि सबसे बड़े रिटर्न आमतौर पर एक बार आते हैं और उन्हें बार बार दोहराना लगभग नामुमकिन होता है। उस चक्कर में लोग अपना मूल पैसा भी डुबा देते हैं। तो सही अप्रोच क्या होनी चाहिए? असली खेल ठीक ठाक रिटर्न यानी प्रिटी गुड रिटर्न्स पाने में है। अगर कोई ठीक ठाक रिटर्न कमा रहा है और सबसे लंबे समय तक उस पर टिका हुआ है, बिना कंपाउंडिंग को रोके या छेड़े, तो आने वाले समय में उसके नतीजे किसी जादू से कम नहीं होंगे। कंपाउंडिंग तभी अपना पूरा असर दिखाती है जब उसे अपना काम करने का पूरा लंबा वक्त दिया जाए। उसे बीच बीच में इंटरप्ट करना या डर कर अपने निवेश को मार्केट से निकाल लेना इस जादू को पूरी तरह खत्म कर देता है। धैर्य और वक्त ही असली फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी है। ये वक्त और धैर्य का जो कनेक्शन है ना, ये सच में दिमाग के पुर्जे खोल देता है। तो इन सभी बातों का आखिर निचोड़ क्या निकलता है? चर्चा में बिहेवियर की बात हुई, किस्मत और जोखिम की बात हुई, लालच को रोकने और वक्त के जादू पर भी चर्चा हुई। अब इस सब से एक आखिरी और बेहद दार्शनिक सवाल पैदा होता है जिसका सामना रोजमर्रा की जिंदगी में हर मोड़ पर होता है। और वो सवाल क्या है? वो ये है कि अमीर यानी रिच होने और दौलतमंद यानी वेल्थी होने में आखिर क्या अंतर है? आमतौर पर तो इन दोनों शब्दों को एक ही समझ लिया जाता है ना, दोनों को पर्यायवाची या सिनोनिम मान लिया जाता है। हाँ, लोग इंटरचेंजेबली यूज करते हैं इन वर्ड्स को। पर इस मटेरियल ने इसे बिल्कुल अलग ढंग से पेश किया है। इसमें बताया गया है कि अमीर होने का सीधा सा मतलब यह है कि वर्तमान में किसी की आय यानी करंट इनकम ज्यादा है। इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। फर्ज कीजिए सड़क पर एक चमचमाती हुई $3 लाख की फरारी जा रही है। $3 लाख की कार। जो व्यक्ति उस गाड़ी को चला रहा है वो अमीर यानी रिच जरूर है, क्योंकि उसके पास उस कार का डाउन पेमेंट देने के लिए या महीने की इतनी बड़ी किस्त भरने के लिए पैसे थे। पर यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है जिसे अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है। क्या? वो व्यक्ति अमीर जरूर दिख रहा है, लेकिन असलियत ये है कि उसने गाड़ी खरीद ली तब उसके बैंक अकाउंट में $3 लाख कम हो गए या उस पे उतने का कर्ज चढ़ गया है। हाँ, पैसा तो चला गया ना उसके पास से। अगर हम इसको एक बड़े दायरे से जोड़कर देखें तो हमें समझ आएगा कि वेल्दी या दौलतमंद होना एक बिल्कुल अलग और एक अदृश्य धारणा है। असली दौलत छुपी हुई होती है, वो दिखती नहीं है, अदृश्य होती है। हाँ, ये वो आय है जो खर्च नहीं की गई है,
ये वो महंगी कारियां हैं जो शोरूम में ही छोड़ दी गई और नहीं खरीदी गई। वो महंगे कपड़े या घड़ियां हैं जो नहीं पहनी गई। वाओ! दौलत का मतलब सिर्फ बैंक का फिगर नहीं है, बल्कि ये वो विकल्प, लचीलापन और आज़ादी है जो उस खर्च न किए हुए बैंक बैलेंस से मिलती है। दौलतमंद होने का मतलब है ये आज़ादी होना कि कोई सुबह उठकर खुद से ये कह सके, मैं आज जिंदगी में जो चाहूं वो कर सकता हूं। सच्ची आज़ादी। मुझे किसी ऐसी नौकरी में नहीं फंसना जहां मैं खुश नहीं हूं, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे मेरी महंगी गाड़ी की ईएमआई भरनी है। ये आज़ादी ही सच्ची दौलत है। लेकिन हमारे समाज का ढांचा कुछ ऐसा है कि लोग इसे पूरी तरह अलग नज़रिए से देखते हैं। जब भी किसी के पास थोड़ा पैसा आता है तो अंदर से एक ख्वाहिश जगती है कि दूसरे लोग उसे देखें और उसकी प्रशंसा करें। इससे सोर्स मटेरियल में एक पैराडॉक्स या विरोधाभास कहा गया है, द मैन इन द कार पैराडॉक्स। हाँ, द मैन इन द कार पैराडॉक्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग है ना? है? लोग समाज में दूसरों से सम्मान और आदर पाने के लिए अमीर दिखने की, रिच दिखने की कोशिश करते हैं। महंगे ब्रांड के कपड़े पहनेंगे, बड़ी कार लेंगे, बड़ा घर दिखाएंगे। लेकिन सच्चाई तो ये है कि जब कोई बड़ी और महंगी कार सड़क पर चलाता है तो सड़क पर चलने वाले आम लोग उस कार को चलाने वाले व्यक्ति की प्रशंसा बिल्कुल नहीं करते। बिल्कुल नहीं करते। लोग उस ड्राइवर को तो देखते ही नहीं, बल्कि वो उस कार की सुंदरता को देखते हैं और अपने दिमाग में खुद को उस कार की ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ मानते हैं। हाँ, लोग सोचते हैं अगर मेरे पास ये कार होती तो लोग मेरी इज्जत करते। एग्जैक्टली। यानी जिस रिस्पेक्ट और आदर के लिए उस व्यक्ति ने अपना इतना बड़ा पैसा खर्च किया, वो रिस्पेक्ट उसको मिली ही नहीं, बल्कि उस नॉन लिविंग थिंग, उस कार को मिली। ये ह्यूमन साइकोलॉजी का बहुत बड़ा और एक कड़वा सच है। लोग अमीर इसलिए दिखना चाहते हैं ताकि सोसाइटी उन्हें पसंद करे, उन्हें रिस्पेक्ट दे। पर सोसाइटी उनकी चीजों को पसंद करके अपने खुद के सपने बुनती है। उस व्यक्ति की परवाह आखिर में किसी को नहीं होती। वही तो। इसलिए सच्ची संपत्ति और दौलत दिखावा नहीं, बल्कि आजादी है। सफल लोग जानते हैं कि उन्हें लोगों की वाहवाही और तालियों से ज्यादा अपनी जिंदगी के वक्त और फैसलों पर पूरा नियंत्रण चाहिए। उनकी दौलत उनके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में शांत पड़ी रहती है और उन्हें हर दिन आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस और सिक्योरिटी देती है। दिखावा करने वाले आमतौर पर सिर्फ अमीर होते हैं, दौलतमंद नहीं। तो इन सबको अगर समेटा जाए, इस पूरे गहन विश्लेषण का निचोड़ निकाला जाए, तो बात बिल्कुल आईने की तरह साफ हो जाती है। पैसा दिमाग और गणित का नहीं, बल्कि पूरी तरह से हमारे व्यवहार और आदतों का खेल है। रोनाल्ड रीड की तरह लगातार शांत और धैर्यपूर्ण बचत एक टॉप एजुकेटेड एग्जीक्यूटिव के घमंड और उसके कर्ज को आसानी से हरा सकती है। बिल्कुल हरा सकती है। किसी सफल व्यक्ति की किस्मत वाले पहलू को नजरअंदाज करके अंधाधुंध उसकी नकल करना आर्थिक रूप से बहुत खतरनाक हो सकता है। और रजत गुप्ता की दर्दनाक कहानी इस बात का सबूत है कि लालच को रोककर एक ठीक वक्त पर ये मेरे लिए काफी है कहना कितना जरूरी है, नहीं तो इंसान सब कुछ खो देता है। एकदम सही। साथ ही वॉरेन बफेट का बेहतरीन उदाहरण हमें ये दिखाता है कि कंपाउंडिंग का जादू सिर्फ तब चलता है जब वक्त को अपना काम करने दिया जाए, बिना पैनिक किए और बिना बीच में रुकावट डाले। और सबसे खास बात, बाहरी और चमकीली चीजों के दिखावे की जगह अपनी आज़ादी और अपने समय को चुनना ही सच्ची संपत्ति का यानी वेल्दी होने का असल रास्ता है। हर एक बिंदु को पूरी गहराई के साथ समझा गया है यहाँ। और अब इस लंबी चर्चा को समाप्त करने से पहले एक आखिरी और बेहद नया सवाल ध्यान में आता है जो हमारी आज की रियलिटी से बहुत स्ट्रांगली जुड़ा हुआ है। मैं सुन रही हूँ। क्योंकि हमने ये देखा कि सच्ची दौलत यानी सच्ची वेल्थ वो है जो दिखती नहीं, वो आज़ादी है। लेकिन आज के इस डिजिटल दौर में जहां सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम पर हर जगह सिर्फ विजिबल वेल्थ यानी दिखावे वाली अमीरी का प्रदर्शन हो रहा है, वहां एक बहुत गहरा द्वंद्व, एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया है। दिखावे के दुनिया। पर ये सोचने वाली बात है कि क्या सच्ची फाइनेंशियल आज़ादी पाने के लिए किसी भी व्यक्ति को इस दिखावे की डिजिटल दुनिया से पूरी तरह डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा? लोग रोजाना इंटरनेट पर दूसरों की दिखावे वाली लाइफ देखकर ऐसी कौन सी छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं जो आने वाले कल में उनकी आज़ादी उनसे छीन लेंगी? ये सच में सोचने वाली बात है। क्या सोशल मीडिया पर आज थोड़ा अमीर दिखने और कुछ लाइक्स पाने के लिए भविष्य की असली आज़ादी का सौदा किया जा रहा है? हम लोग अपनी अनजान आदतों से किन अदृश्य चुनावों को चुन रहे हैं? ये एक ऐसी आंतरिक और मनोवैज्ञानिक स्थिति है जिस पर आगे भी जरूर एक लंबी और गहरी भरी चर्चा हो सकती है। वाकई
ये एक ऐसी चर्चा है जो आज के दौर में हर एक फाइनेंशियल फैसले को और यहाँ तक कि हमारे स्मार्टफोन चलाने की आदत को भी एक नया आयाम देती है। और इसके साथ ही हमारा ये गहन विश्लेषण यहीं पर समाप्त होता है। इस चर्चा से जुड़ने और इस गहरे विषय को समझने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।